नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर का 91वां लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्टिकल्चर के निम्नलिखित टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकेशन एंड साइड सिलेक्शन ऑफ ऑर्चर्ड। अगर हमको कोई भी ऑर्चर्ड लगाना है, कोई भी फल का बगीचा लगाना होगा, तो उसके लिए हम कौन से लोकेशन का और कौन से साइट का सिलेक्शन करते समय इस कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और कौन कौन सी चीज़ों को नहीं ध्यान रखेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि जिससे हमारा जो ऑर्चर्ड जो हम लगाएं उससे हमको एक प्रॉपर इकोनॉमिक रिटर्न मिल सके। मतलब कि उस ऑर्चर्ड से, उस बगीचे से हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएँ। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि कोई भी अगर हमको ऑर्चर्ड लगाना है तो उसके लिए कोई लोकेशन या कोई भी साइट का सिलेक्शन किस रूप में किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके साथ साथ हम समझेंगे कि किसी भी ऑर्चर्ड में लगाने के बाद उस ऑर्चर्ड में जो प्लांट लगेंगे उसकी ट्रेनिंग कैसे करेंगे और उसकी प्रूनिंग कैसे करेंगे। कौन कौन से टाइप की ट्रेनिंग होती है और कौन कौन से टाइप की प्रूनिंग होती है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी बताएंगे और पूरा डिटेल में ट्रेनिंग और प्रूनिंग को समझेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड। जब हम सिलेक्शन कर लेते हैं साइट का कि इस जगह पर हम बगीचा लगाने वाले हैं, बगीचे में हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा प्लांट लगाने वाले हैं, कौन सी वेराइटी लगाने वाले हैं, तो उसके बाद फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि पौधों को किस तरीके से लगाया जाएगा। किस तरीके से इन द सेंस ऑफ इसको स्क्वायर शेप में लगाएंगे। कहने का मतलब कि पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी समान रखेंगे, या डिफरेंट तरीके के लेआउट होते हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उनके क्या प्रोज हैं, उनके क्या कॉन्सेस हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं और उनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके क्या फ़ायदे हैं और उनके क्या नुकसान हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लोकेशन एंड साइड सिलेक्शन ऑफ ऑर्चर्ड। जब कोई भी हमको ऑर्चर्ड के लिए साइट का सिलेक्शन करना होता है तो उसमें सबसे पहले हम लोकेशन को प्रेफर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमको एक एरिया है, वहाँ पर हमको मैंगो के प्लांटिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसको ग्रो करने के लिए कि वहाँ पर प्रॉपर मॉइस्चर है, प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या सॉइल उस लेवल की फर्टाइल है, सॉइल की कंडीशन उस तरीके की है कि वहाँ पर मैंगो ग्रो कर लिया जाए, क्या उसके आसपास में जो मार्केट है वहाँ पर मैंगो के दाम अच्छे हैं कि हमको फ़ायदा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या सरकार के पास से हमको कोई सरकारी सुविधाएं इसके लिए उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है, कोई ऐसा एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा जो आम है वो ज़्यादा प्रभावित हो, उसका उत्पादन प्रभावित हो। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि इरिगेशन जो हम करेंगे वो क्या प्रॉपर उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है, क्योंकि हर क्रॉप की अलग अलग टाइप की अपनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या मैंगो की अगर हम प्लांटिंग कर रहे हैं तो क्या हमारे पास इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी है कि नहीं है, क्या हमारे पास लैंड, लेबर, इन सभी चीज़ की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, क्या हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है मैंगो ग्रो करने की नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हम रिटेन करेंगे, उसको गेन करेंगे, विशेषज्ञों से सलाह लेंगे कि किस तरीके से हमको मैंगो ग्रो करना चाहिए। इसके साथ साथ क्या उस लैंड से मार्केट तक ले जाने के लिए फलों को क्या हमारे पास प्रॉपर संसाधन है, क्या सड़क की कनेक्टिविटी है, क्या इसके आसपास कोई शहर है, कोई टाउन है, कोई मैंगो की मार्केट है, या मार्केट में मैंगो की डिमांड ज़्यादा है कि नहीं है। इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए तब लोकेशन का सिलेक्शन करते हैं। अगर हमको सभी चीज़ें अनुकूल दिखाई देती हैं तो फिर हम सेलेक्ट कर लेते हैं उस फील्ड को कि हाँ, इस फील्ड में हम आम लगाने वाले हैं। इसके बाद जब हमारा फील्ड सिलेक्शन हो जाता है तो साइट ऑफ ऑर्चर्ड प्लेस इन रिलेशन ऑफ टोपोग्राफी। कहने का मतलब कि हमारा जो खेत है उसकी टोपोग्राफी कैसी है, मतलब
खेत ज़्यादा खाला ऊंचा तो नहीं है, या ज़्यादा ऐसी ज़मीन तो नहीं है जहाँ पर वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती हो, या ऐसी ज़मीन तो नहीं है कि जहाँ पर बहुत ऊंचाई हो। ये सभी चीज़ें हमको ध्यान में देनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू क्रॉप। कौन सी हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं इसके हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि हमारे सॉइल की टोपोग्राफी क्या है, हमारे फील्ड की टोपोग्राफी क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। जैसे मान लो कि अगर समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, जितना पहाड़ों पर होती है, तो क्या हम वहाँ पर मैंगो ग्रो कर पाएंगे? नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा और ठंडी बढ़ती जाएगी। तो अगर ठंडी बढ़ती जाएगी तो ठंडे क्षेत्र में आम की हम कल्टीवेशन आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम ये नहीं प्रेफर करते हैं कि हम ऐसी जगह पर मैंगो उगाएं जहाँ पर एल्टीट्यूड ज़्यादा हो। वाटर बॉडी आसपास में कैसी है, मतलब हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी कैसी है, और उसके बाद अदर फैक्टर व्हिच अफेक्ट ट्री बिहेवियरिंग, मतलब ट्री से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं जो ट्री के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और प्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी साइट का सिलेक्शन करते हैं अगर हमको कोई ऑर्चर्ड लगाना है। अब अगर हम बात करें कि जब हम कोई ऑर्चर्ड लगाते हैं तो उसमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइट सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि साइट सिलेक्शन के समय हमको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला, लैंड स्लोप शुड बी मोर देन 5%, इफ़ स्लोप मोर देन 15% अनसुटेबल फॉर ऑर्चर्ड। अगर हमको एक लंबे क्षेत्र में ऑर्चर्ड लगाना है, कोई बगीचा लगाना है, तो अगर किसी लैंड का स्लोप 5% है या उससे कम है तो हम उसको मान लेते हैं कि हाँ, यहाँ पर हम ऑर्चर्ड अच्छे से लगा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ये स्लोप 15% से ज़्यादा हो गया तो उसको हम उस फील्ड को नहीं मानते हैं कि हाँ, ये फील्ड ऑर्चर्ड के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्लोप होगा तो न्यूट्रिएंट का लॉस ज़्यादा होगा। जैसे हम सिंचाई करेंगे तो पानी रुकेगा नहीं, उसके साथ साथ ऊपर का जो न्यूट्रिएंट है वो बह के नीचे वाली जगह पर चला आएगा, नीचे वाली जगह पर वाटर लॉगिंग की कंडीशन होगी। तो ये तमाम चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। इसी वजह से अगर लैंड का स्लोप 5% से कम है तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, अब इसके बाद ये जो 5% से कम का स्लोप है, अगर ये स्लोप हमारा उत्तर से दक्षिण की तरफ है तो ये अच्छा माना जाता है। ठीक, अगर दूसरे डायरेक्शन में है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ हो जाए, यानी दक्षिण में ऊंचाई हो और उत्तर में ढलान हो, तो इस कंडीशन को अच्छा नहीं माना जाता। साउदर्न स्लोप रिसीविंग मोर सनशाइन हेंस प्रोड्यूस अर्ली फ्लावरिंग, सो अर्ली क्रॉप कैन बी टेकन। अगर हमारा जो साउथ स्लोप है, साउथ का स्लोप यानी कि दक्षिण की तरफ ढलान है, यानी कि उत्तर का साइड हमारा ऊंचा है और दक्षिण का साइड नीचा है, तो इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोपहर के समय पर अच्छी रोशनी पड़ेगी। जैसे मान लो हमारी ये ऐसी ज़मीन है, दोपहर को सनशाइन यहाँ से पड़ेगी तो इस तरीके से ज़्यादा डायरेक्ट पड़ रही है। अगर हमारी ज़मीन ऐसी होगी तो इस पर सनशाइन उतनी अच्छे से नहीं पड़ेगा, इस पे ज़्यादा अच्छा पड़ेगा स्लोप पे। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, अगर डायरेक्शन इसका सही है तो हमारा जो स्लोप है वो हमारे क्रॉप को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी की। हाई फर्टिलिटी रिक्वायर क्रॉप मैंगो, सिट्रस और ग्रेप। मैंगो, सिट्रस और ग्रेप जैसी जो क्रॉप्स होती हैं, इनको ग्रो करने के लिए हमको ऐसी फील्ड का सिलेक्शन करना पड़ता है जिन फील्ड की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, जिन फील्ड में फर्टिलिटी ज़्यादा हो, यानी कि जो पोषक तत्वों से भरपूर मृदा है, उसी फील्ड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक मैंगो, सिट्रस एंड ग्रेप्स। इसके बाद अगर हम बात करें पुअर फर्टाइल क्रॉप, इफ़ आवर सॉइल इज़ नॉट मच मोर फर्टाइल देन वी शुड कंसीडर फालसा एंड आंवला एज ए ऑर्चर्ड for the growing of this type of crop because the requirement of falsa and आंवला is very low। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई ऐसी पुअर फर्टाइल लैंड का सिलेक्शन करते हैं, बाय द वे हमारे पास ऐसी लैंड नहीं है, कोई पुअर फर्टाइल लैंड है, तो वहाँ पर हम फालसा और आंवला जैसे जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। सॉइल टेक्सचर, अगर लाइट टेक्सचर की सॉइल है तो हम पपाया या बेर को ग्रो कर सकते हैं, और अगर हैवी टेक्सचर की सॉइल है
तो उसमें हम किसको ग्रो कर सकते हैं, दूसरी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। अब लाइट टेक्सचर सॉइल का मतलब ऐसा होता है जो जिस सॉइल का टेक्सचर, मतलब जिस सॉइल का टेक्सचर और स्ट्रक्चर जो मैंने सॉइल साइंस में पढ़ाया है, कहने का मतलब कि जिस सॉइल में पार्टिकल्स छोटे छोटे होंगे वहाँ पर, या हल्के हल्के होंगे, सॉरी, जिस सॉइल के पार्टिकल्स हल्के होंगे वहाँ पर हम पपाया और बेर जैसी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा हैवी हैं तो हम मैंगो जैसी क्रॉप को ग्रो करेंगे। इसके बाद अब हम आगे समझ लेते हैं कि ये ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग रिफर्स टू judicious removal of plant part to develop a proper shape and strong framework of plant to capable of bearing heavy crop load। कहने का मतलब ये होता है, ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं कि हमारा जो, जिसे हम सर में, जब अपना सर में बाल कटवाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रेनिंग होती है, समझ गए। मतलब एक प्रॉपर शेप दिया जाता है हमारे बालों को, एक प्रॉपर आकार दिया जाता है कि जिससे वो सुरक्षित लगे, सुंदर लगे, हमारे चेहरे पर वो सुंदर दिखाई दे। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी पौधे की ट्रेनिंग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम पौधों को एक सुंदर सा आकार दें जिस आकार में हवा का आवागमन आसानी से हो जाए। इसके साथ साथ प्रॉपर जो सनलाइट पड़ रही है वो प्रॉपर पौधे पर पड़े। कोई बीच में जो ब्रांचेस हैं, आपस में ब्रांचेस में कोई ऐसा क्लैश ना हो, ठीक, ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर ब्रांचेस ना हो कि जिससे ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगे और फिर उसके बाद फ्लावर छोटे छोटे रह जाएं और फ्रूट छोटे छोटे रह जाएं। प्रॉपर अगर फ्लावरिंग हो रही है तो पौधे उसको सस्टेन कर पाएँ। ऐसा नहीं कि एक डाल से दूसरी डाल जब हवा चल रही है तो लड़ रही है और जो फल हैं वो नीचे गिर जा रहे हैं। तो एक प्रॉपर उनको शेप मिल जाए, एक प्रॉपर एरेशन हो जाए उनके बीच में, ब्रांचेस के बीच में प्रॉपर उनको सनलाइट मिलती रहे और उनके बीच में प्रॉपर स्पेस मेंटेन हम कर पाएँ। ऐसा नहीं कि बगीचा तो लगा है, ऑर्चर्ड हमने लगा दिया है, उसमें कोई पौधा बहुत बड़ा हो गया है, कोई पौधा बहुत छोटा हो गया है, इस तरह की कंडीशन ना देखने को मिले। इसके लिए हम ये प्रेफर करते हैं कि पौधों को बराबर ट्रेनिंग करते रहें, उसको ट्रेन करते रहें कि जिससे हमको प्रॉपर एक शेप मिलता रहे। व्हाइल प्रूनिंग, अब हम बात करते हैं कि प्रूनिंग क्या होता है। प्रूनिंग क्या होता है कि डेड हेड एड्स अ जुडिशियल रिमूवल ऑफ पार्ट लाइक रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा टू बी ऑब्टेन्ड गुड एंड क्वालिटी यील्ड। अब बात समझना, ट्रेनिंग में हम प्रॉपर एक आकार दे रहे थे, लेकिन जब हम प्रूनिंग की बात करते हैं तो प्रूनिंग में अनप्रोडक्टिव, डेड या फिर डिजीज अफेक्टेड या फिर इंसेक्ट या पेस्ट अफेक्टेड जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रूनिंग में हम क्या करते हैं कि प्लांट का वह पार्ट जहाँ पर कोई रोग लग गया है या किसी कीट का प्रभाव है या फिर वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, फल या फूल नहीं लग पा रहे हैं, या वहाँ की जो डालियाँ हैं वो सूख गई हैं, या पौधे का जो बैलेंस है वो एक दूसरी तरफ बिगड़ जा रहा है जिससे पौधे के उखड़ने की संभावना बढ़ गई है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर हम पौधे की जड़ को या पौधे की पत्तियों को या पौधे के फ्लावर को या उसके फ्रूट को या उसके स्टेम को काट के निकाल देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रूनिंग बोलते हैं। ट्रेनिंग किया जाता है पौधे का एक प्रॉपर शेप देने के लिए और प्रूनिंग किया जाता है कि हमको एक क्वालिटी फ्रूट मिल सके, क्योंकि जो डेड मटेरियल है, जो ख़राब चीज़ें हैं पौधे में, उसको निकाल दिया जाता है। जबकि ट्रेनिंग में कोई ज़रूरी नहीं है, ट्रेनिंग में हम अच्छी चीज़ें भी निकालते हैं और बुरी चीज़ें भी निकाल देते हैं। जैसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारी ब्रांचेस स्वस्थ नहीं है या उसमें कोई डिजीज़ लगी है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसको निकाल देते हैं कि जिससे बीच में आगे चलकर उनके बीच में क्लैश ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि थोड़ी सी जगह में ढेर सारे ब्रांचेस हो गई हैं और एक दूसरे को वो डिस्टर्ब कर रही हैं, अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रही हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग की, कि जो ट्रेनिंग हम करते हैं प्लांट्स में उनके ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो बेसिकली जो प्लांट्स की ट्रेनिंग होती है वो 3 मेथड से करे जाते हैं हार्टिकल्चरल प्लांट में। सबसे पहला होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम। दिस मेथड नॉट सुटेबल फॉर
हाई एल्टीट्यूड एंड हॉट एरिड प्लेस वेयर विंड वेलोसिटी इज हाई। सबसे पहले बात समझना कि सेंट्रल लीडर सिस्टम में क्या होता है कि जो एक मेन ब्रांच होती है पौधे की, ये इनफाइनाइट टाइम के लिए ऊपर तक बढ़ती जाती है। इसको बिना रोके बिना टोके ऊपर तक इसको बढ़ने दिया जाता है, और अगल बगल की इसकी जो ब्रांचेस होती हैं इनको प्रॉपर ट्रेन करते रहते हैं, और पौधे का आकार कुछ इस तरीके से देखने में बन जाता है। इसमें जो सबसे बीच वाली ब्रांच होती है इसको कुछ नहीं करते हैं, ये जितना ऊपर जाना चाहे उतने ऊपर तक इसको ग्रो करते रहते हैं। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है ये लीड कर रहा होता है, मतलब ये सेंट्रल पार्ट सबसे ऊंचाई तक चला जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल लीडर सिस्टम। अब जब हम किसी भी प्लांट का ट्रेनिंग करते हैं सेंट्रल लीडर सिस्टम की तरह, तो हमको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले कि अगर कोई एक ऐसा पौधा है जिसको हम हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो कर रहे हैं, कहने का मतलब कि ऐसे एरिया में पहाड़ों या पर्वतों पर ग्रो कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर पहली बात तो ठंडी पड़ती है, दूसरी बात ऊंचाई वाली जगह पर हवा भी ज़्यादा चलती है। अब हवा ज़्यादा चलेगी तो अगर लंबा पौधा होगा तो उसके उखड़ के गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए सेंट्रल लीडर सिस्टम को अवॉइड किया जाता है हाई एल्टीट्यूड रीजन में, और जहाँ पर विंड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है यानी कि तेज़ हवा चलती है, वहाँ पर इसको अवॉइड किया जाता है। इसके बाद बात करें ओपन सेंटर सिस्टम, नॉट सुटेबल फॉर फ्रॉस्ट प्रोन एरिया। फ्रॉस्ट प्रोन एरिया में इसको प्रिफर नहीं किया जा सकता। ओपन सेंटर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो मेन ब्रांच होती है वो यहीं पर आकर एक सर्टेन हाइट पर जाकर उसको काट दिया जाता है। अब जब मेन ब्रांच को काट दिया जाएगा तो वो मेन ब्रांच कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ जान नहीं पाएंगे कि ये तीनों ब्रांच में से मेन ब्रांच कौन सी है, क्योंकि यहाँ से पौधे को काट दिया गया था। ये तीनों का जो जंक्शन है यहाँ से काट दिया गया, फिर यहाँ से 3 ब्रांचेस निकली जो तीनों इक्वली मोटी हैं। अब इनको जब हम ऐसे ऐसे ग्रो करेंगे, फिर आगे चल के जब आप देखेंगे तो आगे चलकर फिर इसको यहाँ से काट दिया गया, फिर आप इसको देखेंगे तो इसको यहाँ से काट दिया गया। ऐसे इसको बार बार काटा जाता रहता है, और इस तरीके की ब्रांचिंग जब पौधे में होती है तो इसको ओपन सेंटर सिस्टम बोलते हैं। मतलब इसका जो सबसे मेन ब्रांच होता है वो ओपन कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो इसीलिए इसको ओपन सेंटर सिस्टम बोलते हैं। ये कब किया जाता है? इसको करने से पौधे की जो हाइट है वो छोटी हो जाती है। तो कोई अगर ऐसा रीजन है जहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है या कोई फ्रॉस्ट कंडीशन वाली जगह है, तो वहाँ पर ये ओपन सेंटर सिस्टम यूज करा जाता है। इसको ज़्यादातर हम यूज करते हैं पहाड़ों पर, जो हमारे टेम्परेट रीजन की क्रॉप्स हैं, जो ठंडे क्षेत्रों में ग्रो की जाने वाली क्रॉप्स हैं, उनको ट्रेन करने के लिए ये ओपन सेंटर सिस्टम ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसके बाद जो है अगला है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। इसमें क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर कॉमर्शियल फ्रूट प्रोडक्शन। ज़्यादातर इसी को ग्रो करा जाता है, इसी को ज़्यादातर यूज किया जाता है। ये क्या होता है? सेंट्रल लीडर सिस्टम और ओपन सेंटर सिस्टम के बीच की कड़ी होती है। ठीक, इसमें पौधा देखने में इस तरीके का लगता है। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। कौन सा? मॉडिफाइड लीडरशिप सिस्टम या मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ठीक, तो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम का फ़ायदा क्या है कि इसमें पेड़ की जो हाइट होती है वो ओपन सेंटर सिस्टम से तो ज़्यादा होती है, लेकिन सेंट्रल लीडर सिस्टम से कम होती है। ये दोनों चीज़ें इसमें ओपन सेंटर सिस्टम वाले भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं थोड़े बहुत, और सेंट्रल लीडर सिस्टम वाले भी करेक्टर होते हैं। अब सेंट्रल लीडर वाला करेक्टर क्या होगा? इसमें पौधे को बढ़ने दिया जाता है, लेकिन ये है कि इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं बढ़ने दिया जाता। इसमें जो मेन ब्रांच होती है वो इससे तो बड़ी होती है, ओपन सेंटर से बड़ी होती है, लेकिन सेंट्रल लीडर से छोटी होती है। और इसी तरीके से ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप देख के इमेजिन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि जो मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है, इसमें सेंट्रल लीडर सिस्टम और ओपन सेंटर सिस्टम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग मौजूद होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग सिस्टम फॉर ग्रेप वाइन। जो हमारा अंगूर होता है उसको किस तरीके से ट्रेन करते हैं। सबसे पहला तो है हेड सिस्टम।
हेड सिस्टम इस तरीके से लगता है। इसमें क्या होता है कि जब हम फलत ले लेते हैं, फलत का मतलब कि जब हम अंगूर का पौधा ग्रो करते हैं और हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं अंगूर की, तो क्या करते हैं कि जो नई ब्रांच निकली थी अंगूर की उसको काट देते हैं। बार बार यहीं से हम काटते रहेंगे, बार बार यहीं से काटते रहते हैं, तो इस तरीके से पौधा छोटा छोटा ही रह जाता है। इसको हेड सिस्टम बोलते हैं। सुटेबल फॉर लेस विगोरस कल्टीवर, इट इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि ना कोई सपोर्ट देना है, ना कोई परगोला बनाना है, ना कोई आयरन रॉड लगानी है, ना कोई तार लगाना है, ना कुछ करना है। सबसे सुंदर मेथड, हार्वेस्टिंग करो, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो नई ब्रांचेस थी उनको काट दो, फिर वहाँ पर नई ब्रांच निकलेगी और अगले सीजन में फिर से वहाँ पर अंगूर के गुच्छे लग जाएंगे। लेस विगोरस वैरायटी, मतलब ऐसी वैरायटी जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, जिनकी लताएं ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है, उस तरीके के सिस्टम में इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक, आसान है, सिंपल है हेड सिस्टम, लेकिन पुराना भी है, यूज बहुत कम किया जाता है। अगला है निफिन सिस्टम, नोन एज फोर केन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पौधे को ग्रो करते हैं, तो जो मेन पौधा होता है उसकी कोई 4 ब्रांचेस को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक, और इस तरीके से तार लगा देते हैं, ऐसे पोल गाड़ के ऐसे हम वायरिंग कर देते हैं। अब क्या होता है कि हर पोल के पास एक पौधा हम लगा देते हैं। अब क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने एक पौधा लगाया, तो पौधा गया तो एक ब्रांच मैंने इधर लपेट दिया, एक ब्रांच मैंने इधर फैला दिया, फिर जो तीसरी ब्रांच थी उसको यहाँ और चौथी ब्रांच को यहाँ, तो ये जो चारों ब्रांच थी वो चारों तार पर ऐसे ऐसे फैल गई। इसके बाद अब क्या होगा, एक पौधा मैंने यहाँ लगाया, अब यहाँ वाला भी ब्रांच ऐसे चला आएगा और यहाँ वाला भी ऐसे चला आएगा और 2 फिर एक इधर चले आएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर 4 ब्रांचेस मिल रही है, 2 तो इस पौधे की और 2 तो इस पौधे की। इस तरीके का जो सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं निफिन सिस्टम। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी इसको इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज किया जाता है। अगला है टेलीफोन सिस्टम। इसमें 6 केन सिस्टम इसको कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक ऐसे पोल गाड़ देते हैं और पोल के ऊपर जैसे लाइट होती है, लाइट के तार आपने देखे होंगे, ऐसे सीधे सीधे तार ऐसे। अब ये 3D में तो दिख नहीं पाएगा, ऐसे समझो कि ऐसे छत लगा दिया गया है और छत पे ऐसे 3 तार सीधे सीधे खंभे की मदद से लटका दिए गए हैं। अब ये 3 तार लटका दिए गए हैं, तो तीनों तार पर दोनों तरफ ऐसे जो वाइन होती है ग्रेप की उसको फैला दिया जाता है, ऐसे जाके 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाइन आराम से फैल जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें पौधा ऐसे लगा होता है कि जैसे मान लो कि आप ऐसे सीधे अगर खड़े हो जाएं तो एक रस्सी आपके कान से डाल के निकाल दी जाए और दूसरी रस्सी आपके गले में बांध के निकाल दी जाए, तो आप समझ पा रहे हैं कि रस्सी किस तरीके की होगी। समझ पा रहे हैं, इस वाले सिस्टम में अगर एक कान से इस कान से लेके उस कान तक निकाल दी जाए रस्सी और दूसरी आपके गले में छेद करके इस पार से उस पार तक निकाल दी जाए, तो आपको ऐसे मिलेगा, मतलब दोनों लाइन एकदम एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक, रस्सियाँ जो होंगी या तार जो वायरिंग हम करेंगे, वायर लगाएंगे, तो ये होता है निफिन सिस्टम में। लेकिन टेलीफोन सिस्टम में क्या होता है कि ऐसे समझिए कि आपको दोनों हाथ ऐसे करके टी बना के खड़ा कर दिया जाए, ऐसे करके ये टी बना के। अब एक तार यहाँ पर है, एक तार यहाँ पर है, एक तार यहाँ पर है, ये अगले खंभे तक ऐसे गया है। ठीक, तो ऐसे लगेगा कि जैसे आप इसी खंभे के नीचे ये तार जो तीनों लगे हैं इसके नीचे आप छांव ले सकते हैं अगर ये थोड़ी दूर हो जाए। समझ पा रहे हैं, मतलब इसमें किस तरीके से लगता है और इसमें किस तरीके से लगता है। आई होप अगर आपने थोड़ा सा इमेजिन किया होगा तो अच्छे से समझ लिया होगा। तो इन तीनों सिस्टम में टेलीफोन सिस्टम काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं माना जाता। सबसे अच्छा मानते हैं परगोला सिस्टम। इसको मैंने ग्रेप के कल्टीवेशन में अच्छे से पढ़ाया है, तो अगर आपने ग्रेप का कल्टीवेशन नहीं पढ़ा है तो आप इंस्टेंट हार्टिकल्चर जो सीरीज है वहाँ से आप देख के आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रूनिंग की। प्रूनिंग रिफर्स टू रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट स्पेशली रूट, शूट, बड एटसेट्रा टू ऑब्टेन बेटर एंड क्वालिटेटिव यील्ड इन टर्म्स ऑफ प्रूनिंग।
इज टर्म्स एट प्रूनिंग। प्रूनिंग इज द स्टार्टेड इन लेटरल पार्ट ऑफ प्लांट लाइफ व्हेन बिकम प्रोड्यूस फ्रूट एंड फ्लावर। यही होता है प्रूनिंग। कहने का मतलब कि जब पौधे में हमको डिजायरेबल यील्ड नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं कि पौधे को काटते रहते हैं, छांटते रहते हैं, छोटा बड़ा करते रहते हैं, जिससे हमको एक प्रॉपर यील्ड मिलती रहे। जो डिजीज पौधे हैं, मतलब कुछ ऐसे ब्रांचेज हैं जहाँ पर रोग लग गया है, कोई कीड़ा लग गया है या सूख गया है या उसमें पौधा जल गया है, आग वाग लगी तो जल गया, और या ऐसे कोई चीज़ हो रही है जिसकी वजह से पौधा प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पा रहा है, एक तरफ पता चला ज़्यादा ब्रांचेस हो गई, एक तरफ कम ब्रांचेस है, तो पौधे के उखड़ने की संभावना ज़्यादा है। इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए अगर हम पौधे को काट दे रहे हैं, काट के उस पार्ट को निकाल दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रूनिंग। अब प्रूनिंग के मेथड की हम बात करते हैं। तो प्रूनिंग के मेथड में एक होता है थिनिंग। थिनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने बगीचा लगाया, अब बगीचे में हमने क्या किया कि गलती से ढेर सारे पौधे लगा दिए। थिनिंग में समझना, सिलेक्टिव और कंप्लीट रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स इन टर्म एज थिनिंग। बात समझना ध्यान से। क्या होता है कि जैसे मान लो ये ढेर सारे मैंने पौधे लगा दिए, अब यहाँ पर हमको ढेर सारे पौधा दिख रहे हैं। अब बाद में हमको पता चला कि इतना ज़्यादा पौधा अगर रहेगा तो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से बीच बीच में से जो सबसे छोटे पौधे आपको दिख रहे हैं उसको हमने निकाल दिया। अब ऐसा हो गया, अगर हमको तब भी लग रहा है कि नहीं सही से अभी नहीं सही हुआ है, तो हम इसके बीच में जो और छोटे छोटे पौधे हैं उनको निकाल दिए कि जिससे प्रॉपर स्पेसिंग बन जाए, तो इसको हम वो क्या बोलते हैं, थिनिंग बोलते हैं। अब अगला क्या है, रिंगिंग या गेडलिंग। रिंगिंग या गेडलिंग में क्या करते हैं कि इस तरीके का एक कट लगाते हैं। बात समझना ध्यान से, मैं इसको फिर से दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो तो एक ऐसा एक ब्रांच है, ठीक, ये पूरी एक, फिर से मैं बताता हूँ, एक ऐसे ये पूरी ब्रांच है। अब क्या करेंगे, इस ब्रांच को यहाँ से इसका छिलका निकाल देंगे, इसका जो बार्क है वो काट के निकाल देंगे। तो क्योंकि जाइलम बीच में होता है तो नीचे से जो फूड मटेरियल पौधा एब्जॉर्ब करेगा वो पूरे पौधे तक पहुँच जाएगा। लेकिन पौधा जब फ्लोएम बनाता है, पत्तियों में जो फ्लोएम बनता है जो जड़ तक नीचे की तरफ आता है, तो क्योंकि वो बाहर लगा होता है फ्लोएम, यानी कि जो छिलका होता है, तो अगर हम इस छिलकों को काट के निकाल देंगे, अलग कर देंगे, तो हमारा जो न्यूट्रिएंट आता है वो यहाँ पर आकर ऐसे मोटा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। आप यहाँ पर अगर पिक्चर में देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इतना ये फूल गया है, ठीक, मेन ब्रांच। क्यों फूल गया है, क्योंकि फ्लोएम ऊपर से आ रहा है, लेकिन छिलका कट जाने की वजह से वो नीचे रूट की तरफ जा नहीं पा रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर इस जगह पर कोई इस तरीके की कोई अगर यहाँ पर कली होगी या यहाँ पर अगर कोई ब्रांच होगी तो वो ब्रांच बहुत तेज़ी से अच्छे से ग्रो करेगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिंगिंग। रिंगिंग में क्या करते हैं कि जो बार्क होता है वो लगभग 3 सेंटीमीटर लंबाई का बार्क निकालते हैं। बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर रखते हैं और काट के निकाल देते हैं। समझ गए। इसके बाद अब हम बात करते हैं नोचिंग। इसमें क्या होता है, मेकिंग ए नॉच, इस तरीके का एक नॉच बना देते हैं एबव ए बड, किसी एक बड के ऊपर, ए वेज शेप पीस ऑफ ए बार्क टर्म एज नॉचिंग। इट चेक द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एंड इंक्रीज ग्रोथ। नॉचिंग ए कॉमर्शियली प्रैक्टिस्ड इन फिग। नॉचिंग को किस में करते हैं, ज़्यादातर नॉचिंग को फिग में करते हैं। अब ध्यान से समझना इसको करते कैसे हैं। जैसे मान लो कि हमको कोई एक यहाँ पर बड दिखी, पहले हमको दिखी, अब हम क्या चाहते हैं कि ये बड अच्छे से ग्रो हो जाए, क्योंकि ये बड हमारे लिए डिजायरेबल है, इससे पौधों को प्रॉपर शेप मिलेगी और प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये अच्छे से ग्रो हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर वाले ये जो छिलका है इसको हम काट के निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो नीचे से न्यूट्रिएंट या ऊपर से जो न्यूट्रिएंट आ रहा था, ऊपर वाला न्यूट्रिएंट आके यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो नीचे से न्यूट्रिएंट जा रहा था कि पौधे में ऊपर चला जाता, अब वो ऊपर जा नहीं पाएगा, यहीं रुक जाएगा, क्योंकि यहीं पर छिलका कट गया है। तब धीरे धीरे न्यूट्रिएंट यहीं पर इकट्ठा होता जाएगा। ठीक,
अब जब न्यूट्रिएंट बड के बिल्कुल पास में यहीं इकट्ठा होता जाएगा तो क्या होगा कि ये बड ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो बड अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉचिंग बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रिंगिंग में क्या होता है, रिंगिंग में ऊपर बड होती है, नीचे काटते हैं। नॉचिंग में ऊपर बड होती, नीचे बड होती है, ऊपर काटते हैं। यही दोनों में अंतर होता है। अब आगे बात करते हैं ले आउट ऑफ ऑर्चर्ड। इट इंक्लूड्स सिस्टम ऑफ प्लांटिंग एंड प्लांटिंग डिस्टेंस। सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, बात समझना। लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड में हम क्या करते हैं कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस, बोले तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस एंड रो टू रो डिस्टेंस, इन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं कि प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस हमारा कैसा होना चाहिए कि हमको प्रॉपर प्रोडक्शन मिले। सबसे पहला जो सबसे इजी मेथड है उसको हम स्क्वायर सिस्टम बोलते हैं। ये सबसे सिंपल है और सबसे ज़्यादा एडॉप्ट किया जाता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड माना जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो रो टू रो डिस्टेंस है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे, सर जी रो टू रो डिस्टेंस हम कैसे जान पाएंगे और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम कैसे जान पाएंगे। तो सीधा सा फंडा है, जो बड़ा होगा, जैसे मान लो एक 4x4 है और एक 6x6 है, तो इसमें जो हमको बड़ा वाली संख्या मिलेगी उसको हम बोल देते हैं रो टू रो, बोले तो लाइन से लाइन की दूरी, ठीक। और जो छोटी वाली संख्या होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं पौध से पौध की दूरी, बोले तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक। अगर मान लो दोनों बराबर ही हो, 4x4 4x4, तो फिर हम क्या बोलेंगे, तब किसी को कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अमूमन जो बड़ी लाइन होती है, जिनके बीच में जगह ज़्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रो टू रो डिस्टेंस। जैसे मान लो मैं एक बनाता हूँ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ 4 पौधे लग गए, ठीक। अब अगर हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो हमको क्या दिखाई देगा, ये तो क्या है, ये तो जो है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये हमको प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस दिख रहा है। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला मतलब ये जो लंबा वाला डिस्टेंस है, ये हमारा रो टू रो डिस्टेंस, यानी कि एक लाइन यहाँ है पौधे की, एक लाइन यहाँ है, ठीक। तो ये रो टू रो डिस्टेंस है। और इधर वाला जो है ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है और ये रो टू रो डिस्टेंस है, ठीक। मतलब जो ज़्यादा वाले है उसको रो टू रो मान लो और जो छोटा वाला है उसको प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मान लो। लेकिन स्क्वायर सिस्टम में क्योंकि दोनों बराबर होता है तो किसी को भी कुछ भी मान लो। इसको लगाने से क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे 90 डिग्री का कोण हर पौधे के बीच में ऐसे बन रहा है, ठीक। इस तरीके से प्लांटिंग करने में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लग जाते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स का इसका ये फॉर्मूला है, ये मैं कभी डिटेल में आपको समझाऊंगा, न्यूमेरिकल में ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाने में। लेकिन इसको 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट लगाए जाते हैं, इसको अगर आपको जानना हो तो रो टू रो डिस्टेंस, ठीक, रो टू रो डिस्टेंस मल्टीप्लाई प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक। इसको हम गुणा कर लेंगे। रो टू रो डिस्टेंस जैसे मान लो एक रो से दूसरे रो की डिस्टेंस 4 है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की डिस्टेंस 6 है। इसको करके हम 100 × 100 इस तरीके का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, ठीक। या ऐसा कर सकते हैं कि 4 पौधों के बीच में जो जितना एरिया होता है उसको 100 × 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना पौधा निकलेगा। एक चीज़ और, इसको ऐसे करेंगे, एक सेकंड में फिर से बता दे रहा हूँ, 100 मीटर × 100 मीटर और ये रो टू रो डिस्टेंस है और ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर हमको मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर सिस्टम। मोर प्लांट्स कैन बी प्लांटेड एज कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम से अगर कंपेयर करें तो इसमें हम ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। इसमें जो रो टू रो डिस्टेंस है आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 मीटर है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 2 मीटर है। इसको हम आयताकार विधि भी बोलते हैं।
कीप मोर स्पेस बिटवीन रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज केप्ट कंपेरेटिवली लेस। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम करते हैं और रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं। नंबर ऑफ प्लांट इस तरीके से निकालते हैं, मतलब 10,000 यानी कि 100 × 100 बटा एक्स और वाई। एक्स बोले तो रो टू रो डिस्टेंस और वाई बोले तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। वही मैंने फॉर्मूला जो पहले बताया था वही था। अगला जो मेथड है उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल या इक्विलैटरल ट्रायंगल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम मतलब षटकोणीय विधि। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये षटकोण बन रहा है, ठीक। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल सिस्टम। इसमें 15% ज़्यादा प्लांट लगते हैं स्क्वायर सिस्टम से। अगर किसी एक एरिया में हमने स्क्वायर सिस्टम से 100 पौधे लगाए तो उसी एरिया में, उतने ही एरिया में अगर हमने हेक्सागोनल सिस्टम यूज किया तो हम 115 पौधे लगा पाएंगे। लगभग 15 पौधे ज़्यादा यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक। द प्लांट्स एंड प्लांटेड एट द कॉर्नर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब कि ये 6 कोने पर होंगे और एक बिल्कुल बीच में होगा, और इन सब के बीच की जो दूरी होगी ये लगभग बराबर होती है। ध्यान से समझना, ये सभी दूरी लगभग बराबर होती है। जो बीच में ये पौधा है इसकी सबकी सभी पौधों से दूरी बिल्कुल बराबर होती है। यही होता है अपना हेक्सागोनल सिस्टम। इट इज़ वेरी इंटेंस मेथड ऑफ प्लांटिंग एंड डिफ़िकल्ट टू लेआउट। इसके लेआउट बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी, और आपको अगर कायदे से कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है तो आपका जो लेआउट है वो पूरा बिगड़ जाएगा। वो ट्रायंगल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा या फिर रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन ये हेक्सागोनल नहीं बन पाएगा। इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसका लेआउट बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, रिक्वायर फर्टाइल लैंड। अब क्योंकि इस तरीके का जो मेथड होता है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज किया जाता है, मतलब बहुत सघन तरीके की प्लांटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इसी वजह से इसको इस तरीके की अगर हम प्लांटिंग कर रहे हैं तो हमको ये इंश्योर करना होगा कि जिस खेत में हम इसकी खेती कर रहे हैं, इस तरीके का प्लांटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, वहाँ की सॉइल जो है वो अच्छे से फर्टाइल हो, यानी कि वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो। इसके बाद है अगला कोनिकल सिस्टम, जिसको हम डायगोनल सिस्टम बोलते हैं या फिर फिलर सिस्टम बोलते हैं। ये बिल्कुल कैसा होता है, ये बिल्कुल स्क्वायर सिस्टम जैसा ही होता है, बस इसमें बीच में जो ये हरा हरा पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर एक ये जो बीच में ऐसे हरी हरी आपको जगह दिख रही है, यानी कि बिल्कुल स्क्वायर के बीच में एक फिलर प्लांट लगा देते हैं। ये जो फिलर प्लांट होता है ये टेम्परेरी होता है। कहने का मतलब जैसे मान लो कि मैंने मैंगो का ऑर्चर्ड लगा दिया, ठीक। अब मैंगो का ऑर्चर्ड मैंने यहाँ लगा दिया। अब क्या हुआ कि क्योंकि 5 साल तक तो हमको फल मिलने नहीं वाला, तो हम 5 साल के लिए बीच में कोई एक फिलर प्लांट लगा देंगे, जैसे पपाया लगा देंगे, ठीक, या बनाना लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगा, और जब हमारा मैंगो ग्रो होने लगेगा तब इसको हम निकाल देंगे। इसी टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कोनिकल सिस्टम, डायगोनल सिस्टम या फिर फिलर सिस्टम। इसी को हम पूरक विधि भी बोलते हैं। ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ प्लांट कैन बी प्लांटेड देन स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम से डबल हो जाता है। अगर ध्यान से आप देख पाएँ तो अगर आप केवल इन चीज़ों को काउंट करें, कितने हैं, 1 2 3 4 और 4 8 और 4 12, ठीक। अब हम देखते हैं इसको, 3 3 6 3 9 और 3 अगर इधर हम एक लगा दें किसी एक साइड, यहाँ पर और यहाँ पर, तो 12 हो जाएगा। तो 12 पौधा यहाँ लग गया, 12 पौधा वहाँ लग गया, बिल्कुल डबल दिख रहा है आपको। तो इसमें डबल पौधा लग जाता है। मोस्ट कॉमन है फिलर प्लांट के लिए, जैसे पपाया, बनाना और डेट पाम, ये सब हम लगा सकते हैं बिल्कुल बीच में। फिलर प्लांट्स गिव एडिशनल इनकम फॉर नॉट बियरिंग ऑर्चर्ड। अगर हमारा ऑर्चर्ड इनिशियल स्टेज में अच्छे से फलत नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंगो अगर लगाओगे तो तुरंत ही फल नहीं मिलने वाला, तो इस कंडीशन में हम पपाया, बनाना लगाकर हम आराम से अच्छा अपना कल्टीवेशन ले सकते हैं। एक प्रॉपर अच्छा सा क्या कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज में एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर अगला सिस्टम है कंटूर सिस्टम, जिसको हम सीढ़ी नुमा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये पहली बात तो हिली एरियाज़ में यूज किया जाता है, और उसमें डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट या रो टू रो टाइप का कोई डिस्टेंस नहीं होता है। इसमें बस यही एक चीज़ करते हैं
कि एक थोड़े से पार्ट ऑफ लैंड को लेवल कर लेते हैं और वहाँ पर पौधे लगा देते हैं, फिर अगले पार्ट ऑफ लैंड को भी लेवल कर लेते हैं, फिर वहाँ पर लगा देते हैं पौधे। इस तरीके से पौधे लग जाते हैं। ज़्यादातर जो चाय के बागान होते हैं वहाँ पर आपको ये कंटूर सिस्टम देखने को मिलता है। इसके बाद है ट्रायंगुलर सिस्टम। ये ज़्यादातर सुटेबल होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। जैसे मैंगो की जो आम्रपाली वैरायटी है, इसको लगाने के लिए ट्रायंगुलर सिस्टम का यूज किया जाता है। ट्रायंगुलर सिस्टम और हेक्सागोनल सिस्टम में बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है, लेकिन जो ट्रायंगुलर सिस्टम होता है इसमें हाई डेंसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रायंगुलर में क्या होता है कि इन तीन चीज़ों की डिस्टेंस बिल्कुल सेम होती है। एक चीज़ और ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि मैंने स्क्वायर बना रखा है, ठीक, ऐसे समझो कि मैं एक स्क्वायर सिस्टम में प्लांटिंग कर रहा हूँ, ठीक, ऐसे मैंने स्क्वायर सिस्टम में प्लांटिंग कर रखी है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो बीच वाली लाइन है इसको मैं थोड़ा सा दाएं या बाएं की तरफ खिसका देता हूँ। अगर मैंने इसको खिसका के यहाँ कर दिया, इस वाली लाइन को खिसका के यहाँ कर दिया, इस वाली लाइन को खिसका के यहाँ कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ठीक। इस तरीके का हमारा ट्रायंगल सिस्टम बन गया। यही सिस्टम है, बस स्क्वायर में एक ये वाला जो बीच वाला यहाँ पौधा था इसको यहाँ खिसका दिया गया, तो ये बन गया हमारा ट्रायंगुलर सिस्टम, ठीक, जिसको हम त्रिभुजाकार विधि भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो सुझाव हैं कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।